इंडिया के पहले स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं हम, तो उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, आज वहाँ पे कितना काम हो चुका है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या फ्यूचर है, इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं लोकेश सर। लोकेश सर पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर 10 से 12 बार धौलेरा जा चुके हैं, इनको सब कुछ धौलेरा की ग्राउंड रियलिटी पता है। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि धौलेरा है क्या, कहाँ पे है और इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट को? धौलेरा आज अगर हम अहमदाबाद से भावनगर की तरफ चलते हैं तो नेशनल हाईवे 47 देन स्टेट हाईवे को लेते हैं तो फेदरा एक जगह आती है, फिर आगे भावनगर को जो रास्ता जाता है उस पे पड़ता है। तो आज के रास्ते ये अपना लगभग 105 किलोमीटर अहमदाबाद से पड़ता है, 65 किलोमीटर अपना भावनगर से पड़ता है। अहमदाबाद भावनगर के बीच में पड़ रहा है। और रही बात इसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो 2007-8 के आसपास मोदी जी ने ये पहली बार इस शब्द का यूज किया था धौलेरा। और उस टाइम पे इसको जो विजन था इसके पीछे, वो विजन ये था कि हम इसको हार्डवेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड या सेमीकंडक्टर सिटी ऑफ द इंडिया बनाने का इसका पूरा गोल था। तो इसके साथ में सोच हुई थी, ऑब्वियसली उसमें फिर काफी टाइम लगा, काफी चीजों को डिस्कस हुआ और बाद में 2013 में फाइनली इसका प्रोग्राम मैनेजर हायर करके 2013 के बाद से आप ये पूरा स्पीड पकड़ी है। ये अभी धौलेरा का इनिशियल जर्नी है। डेफिनेटली हम आगे भी इसमें बात करेंगे इसके बारे में। और धौलेरा के बारे में मैंने सुना है कि धौलेरा को उस कंपनी ने डिजाइन किया जिसने बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल शहरों को डिजाइन किया है। दुबई को भी उसी कंपनी ने डिजाइन। तो वो कंपनी ने न केवल दुबई 70 इंटरनेशनल सिटीज को उन्होंने डेवलप किया है। ये लंदन की कंपनी है हेल्क्रो, जिसका भी नाम किसी दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर दिया, बट हेल्क्रो इज द ओरिजिनल कंपनी जिसने इसको डिजाइन किया था। और हेल्क्रो ने इसकी डिजाइनिंग में 4 साल का टाइम ले लिया था। और हेल्क्रो को टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये शहर एक ऐसा शहर है जो समंदर के किनारे है, तो सॉइल टेस्टिंग लैंड के हिसाब से कहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग आ सकती हैं, कहाँ पे फैक्ट्रीज आ सकती हैं, कहाँ पर पोर्ट बन सकता है नहीं बन सकता है, या एयरपोर्ट किस साइड बनेगा, वो सारी चीजों को डिजाइनिंग करने के लिए हेल्क्रो ने इसमें लगभग 4 साल के आसपास का टाइम लिया। हेल्क्रो ने तो धौलेरा का टोटल जो साइज होने वाला है वो कितना होने वाला है, कितने किलोमीटर में ये बन रहा है? धौलेरा का जो साइज है वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें से 920 स्क्वायर किलोमीटर का आपको अंदाजा मैं बता दूं, अपनी दिल्ली है ये 1400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो आप कह सकते हो कि दिल्ली से थोड़ा छोटा है, बट सिंगापुर के जैसे आपने अभी बात है तो सिंगापुर लगभग 700 किलोमीटर है, तो सिंगापुर से बड़ा है, अहमदाबाद से डबल साइज का है। बट इस 920 में से लगभग 60% आपका रिजर्व रहेगा कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए और ग्रीन के लिए। तो लगभग 450 के आसपास का ही साइज ऐसा है, या 420 स्क्वायर किलोमीटर एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज के लिए, रेजिडेंस के लिए, कमर्शियल्स के लिए, उनके लिए डेवलप किया जाएगा। रेस्ट डेवलप नहीं किया जाएगा, वो कोस्टल रेगुलेटरी जोन में रहेगा और ग्रीन में रहेगा। अच्छा, धौलेरा के साथ में एक और नाम लगता है, पहले तो धौलेरा SIR। तो ये SIR क्या है? और हमने स्मार्ट सिटी तो बहुत सुना है कि इंडिया में स्मार्ट सिटी बन रही है, पर ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्या होता है? वेरी गुड। पहले मैं बात करूं SIR की, तो SIR की फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो ये एक एक्ट है, और एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी, होता क्या है कि जनरली किसी भी कंट्री में या स्टेट में जनरली पॉलिटिकल रीजंस के चलते या पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते सरकारें चेंज होती रहती हैं। तो जो कोई बाहर से इंडस्ट्री आ रही है वो उनके अपने हित सिक्योर रहें, और उनको पॉलिटिकल पार्टीज कौन आज रूल कर रही है कौन नहीं कर रही है, इन सब से सेफगार्ड देने के लिए एक स्पेशल एक्ट लेके आए गए जिसको बोलते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। अब उससे फायदा ये हुआ कि जो भी कंपनीज आ रही है यहाँ पे, दे आर सिक्योर, दे आर सेफ एंड दे आर गेटिंग ए ट्रस्ट कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे किसकी सरकार रहेगी, सेंटर में या स्टेट में, उनके जो आज MOU बन चुका है, आज उस शहर के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन और जो फेवर्स जो दे चुकी है गवर्नमेंट, वो इंटैक्ट रहेंगे, भले उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपना SIR है। और दूसरा आप क्या पूछ रहे थे? ग्रीनफील्ड। हाँ, ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जिसको हम स्क्रैच से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे अभी दिल्ली से मुंबई तक का एक नया एक्सप्रेसवे बना है, इसको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बोलते हैं, क्योंकि ये आज से पहले वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था। अब उसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाया गया, तो उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलेंगे या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बोलेंगे। सेम वे वहां पर जो धौलेरा है वो कोई सिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी,
उसको सिटी को बिल्कुल सिरे से जड़ से बनाया जा रहा है, इसको इसलिए इसको ग्रीनफील्ड बोलते हैं। ठीक है। अब इसके साथ में स्मार्ट सिटी बात करें तो स्मार्ट सिटी मतलब ऑब्वियसली आज हम काफी 22 अदर सिटीज हैं जिनको स्मार्ट सिटी में हमने पार्शियली कन्वर्ट किया है या पार्शियली बना रहे हैं। जैसे गुड़गांव में भी सेक्टर 29 के आसपास है स्मार्ट सिटी बनी है, दिल्ली में भी लुटियन जोन्स के आसपास का स्मार्ट सिटी बना हुआ है। तो वो क्या है कि हर शहर में छोटा सा ऐसा स्मार्ट सिटी बन रहा है, बट ये पूरी की पूरी सिटी ही स्मार्ट सिटी रहेगी। यहाँ पे सारे के सारी जो एडवांस फैसिलिटीज रहेंगी और इस तरीके से बिल्कुल। और तीसरा इसमें वर्ड है इंडस्ट्रियल, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। तो इसको सिटी को जो पीछे ओरिजिनेट करने का रीजन जैसे मैं पहले बताया कि इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लेके आने का प्लान था और प्लान है, और इसलिए ये ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। अभी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट भी आई थी धोलेरा के बारे में कुछ टाइम पहले कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और इंडिया का सबसे बड़ा शहर बनेगा इन नियर फ्यूचर। यस। और आप जैसे बता रहे थे कि SIR का मतलब हो गया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हम देखते हैं हर राज्य में अटक जाते हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट आज BJP है तो वो ध्यान दे रही है, तो हो सकता है कांग्रेस है तो उनको लगे कि नहीं उनका प्रोजेक्ट है तो हम नहीं बनाएंगे, बट धोलेरा पे उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज़ ऑफ SIR एक्ट। और क्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी धोलेरा को कनेक्ट कर रहा है? हाँ जी। सो दिल्ली मुंबई जो DMIC है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें टोटल 9 नोड्स हैं। सो जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नोड है वो धोलेरा ही है। सो DMIC पहले अहमदाबाद आता है, अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड से, और फिर इसको आपका नया एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्टिविटी देके इसको DMIC से कनेक्ट किया गया है। और नॉट ओनली DMIC, जब आपने कनेक्टिविटी की बात करी दे तो ये एक ऐसा शहर है जिसकी जबरदस्त कनेक्टिविटी होने वाली है। तो आप अगला सवाल पूछें उससे पहले मैं खुद ही बता देता हूँ। सो ये एक ऐसा शहर है जिसका अपना एयरपोर्ट बनने लग रहा है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में। सो जेवर और ये ऑलमोस्ट सेम साइज के रहेंगे। जेवर में प्राइमरीली आपका पैसेंजर और फिर कार्गो है, लेकिन इसमें प्राइमरीली कार्गो एंड देन पैसेंजर है क्योंकि ये सिटी ही इंडस्ट्रियल है। सो 2026 तक गवर्नमेंट इसका एयरपोर्ट का काम कंप्लीट कर चुकी होगी। जो भावनगर का जो आपका पीपापाव जो सी पोर्ट है, बंदरगाह जिसको बोल सकते हैं, वो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, जो एक्सप्रेसवे से यहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है। तीसरी बात करें जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे लाइन जो अपने यहाँ से दादरी से लेके दिल्ली से लेके और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जा रही है, उससे भी इसकी भीमनाथ से कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रहेगा इसका, और एक्सप्रेसवे बन ही रहा है जो इस ईयर एंड तक उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अभी 105 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2-2.5 घंटे का टाइम लगता है धोलेरा पहुंचने के लिए अहमदाबाद से, वो टाइम घट के मात्र 45 मिनट से रह जाएगा, डिस्टेंस रहेगी 55 मिनट्स। और नॉट ओनली दिस, इसी मेट्रो के बीचों बीच ऑलरेडी लैंड एक्वायर किया जा चुका है मेट्रो की कनेक्टिविटी के लिए। इसके भी आपके जो फंड्स हैं मूव कर दिए गए हैं और इसकी भी कंस्ट्रक्शन का काम किसी भी टाइम शुरू हो सकता है। तो एक ऐसा शहर जो एग्जिस्टिंग अभी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेलवे, एयर एंड सी, 6 तरीके की कनेक्टिविटी के साथ में ये शहर बनने वाला है। ओके। और ये मैंने सुना है कि धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे भी होने वाला है। ये भी बात सच है? ये बिल्कुल सच है। अभी ये 6 लेन है, लेकिन इसको रिजर्व रखा गया है दोनों साइड में 250 मीटर का चौड़ा। हाँ, 250 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का 1/4 हो गया। जैसे कि हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे भी 120 मीटर के आसपास। हाँ, तो 120 मीटर है, तो इससे डबल साइज का ये चीज बन रही है। लेकिन अभी इसमें ये 6 लेन बन रहा है, बाकी भविष्य के लिए इसमें रिजर्व रखी गई है। इसी के ही बीचों बीच मेट्रो का भी काम आपका आना है। तो ये 250 मीटर का पूरा कॉरिडोर है जिसमें 6 लेन बन गया है और बाकी फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है। अभी आप मल्टीपल टाइम धोलेरा जाके आ चुके हो, तो धोलेरा की ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज के डेट में कितना काम हो चुका है? जैसे एक्सप्रेसवे कितना बन चुका है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है? एक्सप्रेसवे की बात करें तो सरदार पटेल से यहाँ पे एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है और धोलेरा तक पहुंचा हुआ है। नॉट ओनली धोलेरा बट भावनगर तक भी गया हुआ है, लेकिन उसकी आज हम कह सकते हैं कि 70-80% वो कंप्लीट हो चुका है। इस ईयर एंड तक वो कंप्लीटली कनेक्टिविटी दे देगा अपने को। सो एक्सप्रेसवे एक ऐसा है जो रियल एस्टेट को काफी अच्छा बूस्ट देगा वहाँ पे, क्योंकि एक्सप्रेसवे से जब किसी भी शहर की कनेक्टिविटी होती है तो वहाँ पे रियल एस्टेट का बूम आता है। हमने अपने द्वारका एक्सप्रेसवे भी देखा है, लास्ट 1 ईयर में 50% प्रॉपर्टीज के जंप किया है। सो एक्सप्रेसवे कनेक्ट आपका इस तरीके से हो जाएगा। रही बात ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या है, जैसे मैंने बताया कि 920 में से 420 स्क्वायर किलोमीटर ही डेवलप होना है।
उस 420 में से भी 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। सो उस जो डेवलप हो चुका है उस एरिया को बोलते हैं एक्टिवेशन एरिया। सो एक्टिवेशन एरिया में अगर आज हम जाके देखें तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो प्लान की गई थी, जैसे आर्टिफिशियल रिवर की हम बात करें, वो वहाँ पे ऑलरेडी रनिंग है, पानी है। उसके पास में जितने भी शेडेड वॉकवेज जिस तरीके से हेल्प्रो ने और एईकॉम ने उसकी डिज़ाइन की थी, उस तरीके से वो सारे के सारे वहाँ पे हैं। वहाँ पे भले ही हम शेडेड वॉकवे की बात करें, पेडेस्ट्रियन की बात करें, साइकिल ट्रैक की बात करें, रोड्स की बात, रोड सारे के सारे वहाँ पे या तो आपके 18 मीटर या 30 मीटर या 55 मीटर या 72 मीटर के चौड़े रोड रहेंगे। तो हर तरीके के रोड उस पर्टिकुलर 22.5 किलोमीटर के अंदर बने हुए हैं, जिसको एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो वहाँ पर आपका सबसे बड़ी जो अभी रनिंग कंपनी है वो है रिन्यू पावर। सो रिन्यू पावर का हेड ऑफिस गुड़गांव में है। रिन्यू पावर आपकी जो सोलर की जो प्लेट्स होती हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग करती है और 100 एकड़ में इसका अपना प्लांट लगा चुके हैं, 2000 करोड़ रुपए लगा के। और अभी ये पार्शियली ऑपरेट हो चुकी है, लेकिन 1 जुलाई से यहाँ पे 5000 एम्प्लॉइज हैं जो काम करने आएंगे। काफी ब्लू कलर रहेंगे, काफी व्हाइट कलर इसमें रहेंगे। सो ये है। दूसरी टोरेंट पावर है, वहाँ पे जो टाटा का जो अभी वहाँ पे लगा हुआ है महादेवपुरा में, लगभग 350 मेगावाट का वहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है। तो वहाँ पे क्या है कि टोटल लगभग 5000 मेगावाट के सोलर पार्क लगने हैं, जो 5 कंपनीज को दिया है। तो वन ऑफ देम इज टाटा। तो टाटा लगभग 350 मेगावाट का वहाँ पे ऑलरेडी बना चुकी है। तो वह टाटा जनरेट कर रही है और आपको ये जो थी आपकी टोरेंट पावर है ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ओके। अब इसी के साथ में ही अगर आप और बात करें तो अभी जो 29 फरवरी को कैबिनेट ने बिल की मंजूरी दी थी टाटा को सेमीकंडक्टर के उसकी, तो 13 मार्च को मोदी जी वहाँ पे उसका नींव रख चुके हैं और उसका कंस्ट्रक्शन का काम कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी कंपनी अगले 3 साल में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना शुरू करेगी। टाटा वहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप का पहला चिप का प्लांट लगा रही है, इंडिया में पहला होगा सेमीकंडक्टर चिप जो 2026 तक वो बनाना स्टार्ट कर देगी। यस। और शायद मैंने सुना है टाटा ने एयरबस के साथ भी टाई अप किया है डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। जैसे जो भी हमारे डिफेंस में एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट आते हैं सब बाहर से आते हैं, पर पहली बार इंडिया में कोई डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है टाटा। बिल्कुल एयरबस। सो हम इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं। सो टाटा का ताइवान की कंपनी है उसके साथ में जेवी हुआ। 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में आपका इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट वहाँ पे लगने जा रहा है। आज तक हमारी सेमीकंडक्टर की डिपेंडेंसी या तो चाइना या ताइवान या जापान वगैरह पे रहती है, लेकिन ये पहली बार होगा जब इंडिया खुद के लिए ही प्रोड्यूस करेगा। ना केवल खुद के लिए प्रोड्यूस करेगा बल्कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में फॉलो भी किया होगा कि इलॉन मस्क आने वाले थे जो कि पोस्टपोन हो गए, तो वो भी टाटा के साथ में ही किस तरीके की फ्यूचर प्लानिंग रहेगी और वहाँ से सेमीकंडक्टर को प्रोक्योर करने की बात पे वहाँ भी बात रहेगी। बट सेमीकंडक्टर तो आज हर चीज़ में लग रहा है तो उसकी डिमांड बहुत है। सो ये प्लांट अपने आप में 50,000 डायरेक्ट और 1 लाख इनडायरेक्ट लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। सो दैट इज रियली गुड थिंग अबाउट टाटा सेमीकंडक्टर एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल, क्योंकि इंडिया में ऐसी चीज़ पहली बार बन रही है। अब बात करते हैं दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसकी डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। सो इस साल 10, 11 और 12 जनवरी को गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ था, जहाँ पे टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मिस्टर एन चंद्रशेखरन, उन्होंने एक MOU किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ में, जहाँ पर वो डिफेंस का एयरक्राफ्ट है C-295 उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसी साल धोलेरा में ही उसको भी नींव रख देंगे। तो वो भी अगले 3 साल में अपने को मतलब डिफेंस एयरक्राफ्ट वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों अगर मैं बात करें तो लगभग 2 लाख लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे ये दोनों प्लांट। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि धोलेरा जो होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट से वो पावर्ड अप होगा, मतलब एक सेल्फ सस्टेन्ड सिटी है। जैसा कि अब हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है ग्रीन एनर्जी का, तो वो पहली इंडिया की सिटी होगी जो प्योरली ग्रीन एनर्जी पे बेस्ट रहने वाला है, राइट? एग्जैक्टली। जिसमें से 5000 मेगावाट में से 300 मेगावाट की कैपेसिटी 300-350 मेगावाट तक ऑलरेडी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। अच्छा। और अभी फर्दर उसको स्केल किया जाएगा। ओके। तो एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट आ रही बढ़ रही है उस हिसाब से ही उस प्लांट को आपको एनहांस और स्केल अप किया जा रहा है। ओके। और मैंने देखा, अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले पूरे धोलेरा का लेआउट, तो ये कुछ TP1 TP2 अलग अलग जोन्स में बना हुआ है, तो ये TP क्या है? हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। धोलेरा बेसिकली मतलब जो धोलेरा पूरा तालुका है ये 33 गांवों को मिला के बनाया गया है, जिसमें 22 गांव हैं
ये SIR एरिया के अंदर आते हैं, टाउन प्लानिंग के अंदर आते हैं, और 11 जो हैं वो आपके एडजॉइनिंग में आते हैं। तो ये जो 22 गांव जो मतलब पर्टिकुलरली SIR में आते हैं, इसको जो मैं कंपनी बता रहा था हेल्क्रो, उसने टाउन प्लानिंग की थी, तो इसको फेज वाइज या टाउन प्लानिंग वाइज डिवाइड किया है। टाउन प्लानिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो अभी गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग 1 एंड 2 को ही डेवलप कर रही है। 2 में मेनली बड़ी कंपनीज जैसे टाटा सेमीकंडक्टर की जो बड़ी कंपनी है वो टाउन प्लानिंग 2 में आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल आपके लैंड है वो बड़े हैं। सो टाउन प्लानिंग 1 में इन्हीं कंपनीज की जो एंसिलरी कंपनीज हैं वो आएंगी। जैसे अपने यहाँ पे मारुति मेन कंपनी है, बट काफी जैसे JBM हो गया, कृष्ण मारुति हो गया, ये एंसिलरी कंपनीज हैं जो आपकी मानेसर तक और आगे तक भी जा रही हैं। तो सेम वे टाउन प्लानिंग 2 में आपकी बड़ी कंपनीज रहेंगी और उनकी एंसिलरी कंपनीज टाउन प्लानिंग 1 में रहेगी। गवर्नमेंट 2026 तक टाउन प्लानिंग 1 एंड 2 को ही कंप्लीट करेगी, उसके बाद में 2032 तक टाउन प्लानिंग 3 एंड 4 को जाएगी, और 2042 तक इसको टाउन प्लानिंग 5 एंड 6 आएगी। तो गवर्नमेंट खुद ही इसको फेज वाइज अभी डेवलप करके लाएगी। मतलब ये टोटल जो विजन है वो 20 से 30 साल का है, पूरा धोलेरा को कंप्लीट होने में एक 20 से 30 साल लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि एक सिटी स्क्रैप से बन रही है तो ऑफ कोर्स उसमें टाइम तो लगेगा। 4 साल 5 साल में तो किसी भी हाल में 4-5 साल पॉसिबल नहीं है। हेल्क्रो को इसके टाउन प्लानिंग करने में लग गया था, आप ये देखिए। तो ऑब्वियसली जिस स्केल पे इस सिटी को हम मतलब बनाने की सोच रही है गवर्नमेंट, उस स्केल में डेफिनेटली 20 से 30 साल टाइम लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लगेगा। गुड़गांव की अगर हम बात करें तो गुड़गांव भी तो लास्ट 40 ईयर्स लिया है इस डेवलपमेंट में। 1983 में मारुति आई थी, उसके बाद में डेवलपमेंट होना शुरू किया है। आज 23 में या 24 में हम हैं, तो आज 40 साल लगे हैं गुड़गांव को भी डेवलपमेंट होने में। बिल्कुल। और धोलेरा में किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज आ रही है, कौन कौन सा सेक्टर आ रहा है वहाँ पे इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ? देखो, धोलेरा में एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी जो इंडस्ट्री है ये नॉन पोल्यूटिंग होनी चाहिए। ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट मेनली एंटाइज कर रही है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस को कर रहे हैं, हैवी इंजीनियरिंग को कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कर रही है, IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज को कर रही है, फार्मा एंड पैकेजिंग कंपनीज को कर रही है। तो इस तरीके की कोई भी कंपनी जो नॉन पोल्यूटिंग है वहाँ पे अपना आके काम कर सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो शायद हम उस टाइम पे डिस्कस नहीं कर पाए, एयरपोर्ट के साइड में एक एविएशन हब भी बन रहा है। तो एविएशन हब है जो आपकी मेनली MRO एक्टिविटीज़, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के लिए काम यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर आपका एयरबस हो गया और बोइंग हो गया, इनके जितने भी क्राफ्ट हैं उनके जो भी रिपेयर है, मेंटेनेंस है, ऑपरेशन वर्क है, वो सारे के सारे वहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे फ्लाइट ट्रेनिंग हो गया है, और आपकी बाकी जो एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी वहाँ पे एविएशन हब में रहेंगी। तो एविएशन हब भी वहाँ का एक काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है। ठीक है। और धोलेरा में मैंने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना लोग स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है अभी इन्वेस्टमेंट करना का सही टाइम है धोलेरा में, या किसी को और वेट करना चाहिए? क्या फ्यूचर है अगर आज हम कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं धोलेरा में? तो देखिए, एक चीज़ होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सबसे जो पहली स्टेज होती है वो होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर आती है आपकी ग्रोथ स्टेज, और फिर आ जाती है मैच्योर स्टेज। मैं आपको सिर्फ एक एनालॉजी के थ्रू रिलेट करवा पाता हूँ। 1983 में जब मारुति यहाँ पे आई थी तो गुड़गांव एक इंट्रोडक्शन स्टेज पे था, और उस टाइम पे DLF और अंसल्स ने इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को पहचाना था कि भाई मारुति आ रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाखों लोग यहाँ पे आएंगे, और वो लाखों लोग आके यहाँ पे जब काम करेंगे तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे प्लॉटिंग करना शुरू की थी, जो कहते हैं कि 250, 300 और 400 रुपये गज पे स्टार्ट हुई थी, जो आज 4 लाख रुपए गज पे हो गई है। लेकिन उस टाइम पे जो 400 रुपये गज का था वो इंट्रोडक्शन स्टेज था। कुछ लोगों ने विश्वास किया था, कुछ ने नहीं किया था। उस 400 की जर्नी 4000 रुपये गज पे भी गई, 40,000 रुपये गज पे भी आई, 1 लाख रुपए गज पे भी आई, 2 लाख रुपए पे आई, और 4 लाख रुपए पे भी। लोगों ने 400 रुपये भी इन्वेस्ट किया था, 4000 पे भी किया, 40,000 पे, 4 लाख पे भी कर रहे हैं। लेकिन समझदारी कहाँ है? 400 रुपये के रेट पे। तो वो जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वो आज धोलेरा में है। धोलेरा में आज आपने को जमीन 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये गज के हिसाब से मिल जाती है। और क्योंकि ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, सो जिस तरीके से हमने सानंद में देखा है, सानंद में 2010 में टाटा का प्लांट आया था, 2020 में 20 गुना प्रॉपर्टीज। कहाँ पे है? सानंद अहमदाबाद से ही दूसरी साइड में एक मतलब इंडस्ट्रियल सिटी है, जहाँ पे टाटा नैनो का अपना प्लांट लगा था। जब बंगाल से मतलब वहाँ पे बात नहीं बन पाई थी तो गुजरात गवर्नमेंट ने इनको दिया था 2010 में।
तो वहाँ से टाटा नैनो प्रोड्यूस होनी शुरू हुई थी। अब टाटा की बाकी गाड़ियाँ भी वहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। तो वहाँ पर एक इंडस्ट्री आने की वजह से, जिसका अपना ना कोई एयरपोर्ट है, ना एक्सप्रेसवे है, ना कोई डीएफसी है, ना कोई रेल है, बट उसके बावजूद भी उस पर प्राइसेस 20 टाइम्स अप्रिशिएट हुए हैं। ये तो हम स्मार्ट सिटी की भी बात कर रहे हैं, ये तो अपना एयरपोर्ट है, अपना सी पोर्ट है, अपना वो आपका मेट्रो है, एक्सप्रेसवे है, वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे लाइन है। तो यहाँ पर आज मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट टाइम आज ही है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन स्टेज में है। एक बार ये जब ग्रोथ स्टेज में आ जाएगा, जब वहाँ पे मतलब आज से से कि 10 गुना या 15 गुना या 20 गुना कीमतें हो चुकी होंगी, जो आज 5,000 रुपये गज पे है, 50,000 रुपये गज पे या 1 लाख रुपये गज पे जब जाओगे, तो मतलब फायदा तो तब भी है, लेकिन उतना फायदा नहीं है कि अगर आपको 5,000 से एंट्री करके 50,000 पे देखा जा रहा है, वो ज्यादा फायदा नहीं है। तो इट इज एब्सोल्युटली राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू धोलेरा। एक ये भी कंसर्न हो सकता है लोगों का कि इज इट सेफ। हाँ बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हाँ, आप मैं लग रहा था क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी सीक्वेंस में होने वाला है। सो इट इज 100% सेफ टू इन्वेस्ट इन गुजरात, क्योंकि गुजरात में ये जितने भी, मैं वहाँ पे पर्टिकुलर धोलेरा की अभी बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या कि पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा हटके मैं लीग से जा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ये ऑडियंस के लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, वहाँ पे जो वो 22 गांव जो SIR में लिए गए हैं, उस SIR में जैसे टाउन प्लानिंग 1 और 2 को ही अभी लिया गया है, उसमें 89, और टाउन प्लानिंग 1 में तो मैं बात करूं ऑलमोस्ट सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही है, और टाउन प्लानिंग 2 में भी बात करें तो 89% है वो आपका इंडस्ट्रियल है, मात्र 11% ही उसका रेजिडेंशियल है। और वो 11% भी सोल्ड आउट हो चुका है। यू विल हार्डली फाइंड ए न्यू इन्वेंट्री और न्यू प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल की है, टाउन प्लानिंग के अंदर है। वहाँ पे रीसेल ही हो रही है, लोगों ने आज से 4-5 साल पहले ही वहाँ पे लेनी शुरू कर दी थी। और क्योंकि वो टाउन प्लानिंग है, तो गवर्नमेंट ने पूरी जोनिंग कर रखी है कि ये आपका कमर्शियल का रहेगा, ये IT का रहेगा, ये इंडस्ट्री का रहेगा, ये रेजिडेंशियल का रहेगा। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से अपना खेत है और उसमें अपने लाइसेंस CLU करवाया, करना शुरू हो गया। लेकिन वो जो 11 गांव जो एडजॉइनिंग में है, वो फ्री जोन में आते हैं। तो अब उन फ्री जोन में ही क्यों रेजिडेंशियल प्लॉटिंग हुई है, उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। क्योंकि वो फ्री जोन है, तो वहाँ पे जमीन लेके उसको NA में कन्वर्ट किया, मतलब नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट होने के बाद में उसको रेजिडेंशियल के लिए प्लान पास करवाया गया। तो वहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स काटना, मतलब जो डेवलपर्स हैं उनके लिए आज, क्योंकि एक डिफाइंड जमीन है, तो वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे परमिशेबल है। लेकिन टाउन प्लानिंग 1 के और 2 के अंदर तो जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेफ पे। जितने भी वहाँ पे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक पूरा प्रोजेक्ट लेते हैं। प्रोजेक्ट आपका 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, या एक तो प्रोजेक्ट ऐसा जो 45 एकड़ का भी है, वो पूरे प्रोजेक्ट की बाउंड्री करते हैं। एक आपका सिक्योरिटी गेट होता है जहाँ पे आपके गार्ड्स वगैरह होते हैं। तो जो अथॉराइज्ड पर्सन है उनके अलावा तो वैसे ही पूरे कैंपस में वैसे ही नहीं घुस पाते हैं। दूसरा, आपके प्लॉट की भी बाउंड्री करते हैं। तीसरा, वहाँ पे रजिस्ट्री होती है, आपकी प्रॉपर रजिस्ट्री आपके हाथ में दी जाती है। चौथा, रजिस्ट्री के साथ साथ में गवर्नमेंट का एक पोर्टल है anyror.gujarat.gov.in। उस पोर्टल पे भी जो भी रजिस्ट्री होल्डर हैं उनकी अपनी डिटेल्स दिख रही होती है। तो मतलब कोई वो वाली चीजें नहीं है कि भाई ओपन वो प्लॉट पड़ा है और उस पर जाके अपना कर लिया, नहीं, प्रॉपर कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर आपका प्लॉट की डिमार्केशन हो रखी है, और फिर ये सारी चीजें मिल रही है। दैट मींस कि 100% सेफ है, कोई भी आंख बंद करके वहाँ पैसा लगा सकता है। बिल्कुल, आप एब्सोल्युटली सेफ है। और गुजरात वैसे भी मैं बताऊँ, क्राइम रेट उसमें बहुत ही कम है, और इस तरीके की चीजें गुजरात में तो वी कैन कंसिडर कि इट इज एब्सोल्युटली हेवन फॉर इन्वेस्टर्स। हर तरीके के लिए, मतलब वो रियल एस्टेट की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, हर तरीके के। वैसे भी गुड, इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी या तो महाराष्ट्र या तो गुजरात में ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अगर बात करें तो पूरी बिजनेस कम्युनिटी ही यहाँ पे रहती है, और उनका दिमाग भी कहीं ना कहीं अपना पूरे बिजनेस को ग्रो करने में होता है, ना कि इस तरीके की कोई किसी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज करने में तो नहीं है। तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू इन्वेस्ट देयर। और हमारे पास में कई अच्छे डेवलपर्स हैं जिनके साथ में हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो उन सभी जो स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट, किस रेंज से स्टार्ट होता है? देखिए, वहाँ पर जो मतलब इन्वेस्टमेंट की रेंज है ना, वो अलग अलग किस लोकेशन के आसपास है। जैसे एयरपोर्ट के विसिनिटी एक लोकेशन है, एक जो एग्जिस्टिंग स्टेट हाईवे है फेदरा से पिपली आ रहा है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, 4 लेन का है, तो उसके अलग रेट हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल टाउन प्लानिंग की बॉर्डर पे हैं,
तो उनके अलग रेट हैं। कुछ हैं जो टाउन प्लानिंग से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे हैं, उनके अलग रेट हैं। कुछ हैं जो आज की कनेक्टिविटी उनकी पुअर है लेकिन कहीं ना कहीं मास्टर प्लान का पार्ट है वो, तो उनके रेट अलग हैं। बट जितने भी डेवलपर्स के साथ में हम काम कर रहे हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आई वुड से कि 5,000 रुपये गज से स्टार्ट हो जाती है एंड दैट गोज अप टू 7,500 रुपये पर गज के हिसाब से। मतलब 10 लाख रुपए के आसपास 10 लाख में आपको 200 गज का प्लॉट आ जाता 150 है। से 200 गज का प्लॉट इजीली मिल जाता है। प्लॉट आपको इजीली मिल जाता है और जाने की भी जरूरत नहीं है लोगों को। अगर रजिस्ट्री के लिए कुछ लोग होते हैं कि कौन जाएगा वहाँ पे, सेफ है या नहीं, वो तो आपने बता दिया, पर रजिस्ट्री के लिए अगर जाना हो नहीं जाना हो तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है। आई डोंट नो, आई थिंक हमें यहाँ पे भी होना चाहिए। वो ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा देते हैं। तो होता क्या, प्रोसेस क्या होता है कि जब आप पेमेंट पूरी कर देते हो बिल्डर के साथ में, तो बिल्डर आपको एक सेल डीड भेजता है। सेल डीड पे आप साइन करते हो, उस सेल डीड के बेस पे वो अथॉरिटी में जाके टोकन लेते हैं, रजिस्ट्री की डेट उनको मिलती है, वो रजिस्ट्री की डेट आपको कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप पहुंच सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पहुंच सकते तो आपकी बिना आपके रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाती है। तो होता क्या है कि सिर्फ जो सेलर है उसका पहुंचना मैंडेटरी है, बायर का पहुंचना मैंडेटरी नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ से नहीं भी ट्रैवल करना चाहते तो आपकी रजिस्ट्री आपके पास में आ जाती है। और रजिस्ट्री जब आ जाती है उसके 3 महीने के अंदर जो मैं गवर्नमेंट का पोर्टल बताया था nerr.gujarat.gov.in, वहाँ पे भी आपका नाम रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो यू कैन चेक द ऑथेंटिसिटी एवरीथिंग। वहाँ पे कौन कौन से डेवलपर्स के साथ फिलहाल हम काम कर रहे हैं? देखिए अभी तक हम वहाँ पे 7 ओक के साथ में काम कर रहे हैं, धोलेरा मेट्रो सिटी के साथ में काम कर रहे हैं, और कुछ और डेवलपर्स हैं जिनके साथ में हम कल परसों में मीटिंग करके और लेके आ रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जितने भी डेवलपर्स के साथ में काम कर रहे हैं हम उनका थॉरोली बैकग्राउंड चेक करते हैं। हमारी लीगल टीम है, उनके सारे पेपर्स, रजिस्ट्री वगैरह सब चेक करती है, और हम मेक श्योर करते हैं कि वो एटलीस्ट मतलब 7-8 साल या 10 साल की विंटेज उनके पास में हो। उस टाइम से वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, 10, 12 या 15 प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुके हों। तो वो एक कन्विक्शन मिल देता है हमें भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। तो हम किसी भी ऐसे शेडी डेवलपर के साथ में काम नहीं करते जो मतलब अभी जस्ट आया है, और या फिर मतलब हम प्रूवन मतलब वहाँ के साथ में जो डेवलपर्स हैं उनके साथ में काम कर चुके हैं। और आप क्या देखते हो, आज मान लो लेट्स सपोज किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो अगले 5 साल 10 साल बाद उसका क्या होराइजन है, कितना एप्रिसिएशन आपको वहाँ पे दिख रहा है? देखिए वहाँ पर जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि एप्रिसिएशन क्यों आता है, हम थोड़ा सा उसको लॉजिकली देखते हैं पहले तो। क्योंकि सिर्फ हवा में मैं बोल दूं कि 10 लाख के 50 लाख बन जाएंगे तो उसका कुछ मतलब डेटा पॉइंट्स भी होने चाहिए। तो मैं आपको 2 तरीके के डेटा पॉइंट्स देना चाहता हूँ। एक तो हम ये देखते हैं कि अगले 5 साल में वहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो जो मैं आपको 2-3 प्रोजेक्ट आपको बताए, टाटा सेमीकंडक्टर जो 3 साल में रेडी हो जाएगा, आपका एयरपोर्ट है, आपका ये रिन्यू पावर की फैक्ट्री है, और आपका एक्सप्रेसवे है, और आपका ये जो टाटा का ही डिफेंस का जो है ये है, और भी कई कंपनीज आ रखी हैं। तो इनके बेस पे ऑन ए कंजर्वेटिव साइड आई वुड से कम मतलब 1.5 से 2 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब ये 1.5 से 2 लाख लोग हैं, वो अलग अलग शहरों से जाके रह रहे होंगे, वहाँ पे जाके काम करेंगे। अब उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, जैसे गुड़गांव में जगह चाहिए थी। तो जब वहाँ पर हैबिटेशन आना शुरू हो जाता है, डिमांड आनी शुरू हो जाती है, तब आपकी लैंड की प्राइसिंग एक्चुअल मतलब वो है ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। सो आई वुड से कि 5 साल में कम से कम 4 गुना तो अपने का एप्रिसिएशन उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा भी जा सकता है। अगर हम सानंद की स्टोरी की बात करें, 10 साल में 20 गुना गया है, तो बट फिर भी ऑन ए सेफर साइड, ऑन ए कंजर्वेटिव साइड आई वुड से कि 10 लाख का आपका 40 लाख रुपए का एप्रिसिएशन उस पर होना चाहिए। और मैं एक मेन चीज भूल गया, एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था बीच में भूल गया था, लास्ट में उसको ला रहा हूँ कि वहाँ पे एक बिल्डिंग है ABCD, उसका बहुत ज्यादा नाम आता है कि ABCD बिल्डिंग बन गई, ABCD बिल्डिंग ये वो। तो ये ABCD बिल्डिंग एक्चुअली है क्या? सो ABCD बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। तो ABCD बिल्डिंग वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका ऑफिस भी उसी में ही है। वहाँ पर कमांड कंट्रोल सेंटर है, वो भी वही है, और वहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम आपको मिलता है। तो ये क्या है कि ABCD बिल्डिंग में जैसे मैं आपको बता रहा था, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया बन चुका है, जहाँ पे आपके CCTV, सेंसर, SCADA सिस्टम ये सब कुछ लगे हुए हैं। तो वो सारे के सारे का कंट्रोल है वो ABCD बिल्डिंग के अंदर कमांड कंट्रोल सेंटर के अंदर ही
किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है ABCD सेंटर को आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और जिसके चलते रेस्क्यू टीम को वहाँ पे भेजा जा सकता है। दूसरा बहुत अच्छी बात है कि वो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है कि आपको किसी भी तरीके का उस शहर में आपको अप्रूवल चाहिए, परमिशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, सिर्फ आपको ABCD बिल्डिंग जाना है, वहीं से ही आपकी आगे विंडो पे मूव होती चली जाएगी। तो ये बहुत ही आज से मतलब आई वुड से 6-7 साल पहले ये सिर्फ पेपर्स में होती थी, आज वो एक्चुअल बन चुकी है। इन सेम वे वहाँ पे एक और बिल्डिंग जो आज पेपर में है लेकिन अगले 5 साल में वो भी बन जाएगी, GTC गुजरात ट्रेड सेंटर, तो वो भी बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग वहाँ पे बनने वाली है। सो ये ABCD बिल्डिंग है एंड ABCD बिल्डिंग इज आई वुड से कि लगभग करीब शहर के बीच में है वो, तो मतलब आधा शहर इधर आधा शहर इधर, वो भले लेंथ में देखो या एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होगा जैसे चाइना में होता है, CCTV लगे हुए हर तरफ, कहीं कुछ भी होता है तो पुलिस को या इवन जैसे किसी को भी दुबई में भी है विद इन अ मिनट पता चल जाता है कहाँ पे क्या चीजें हो रही है। प्लस एक और चीज सुनिए, एक सेकंड मैं रोकूंगा, सॉरी, वहां पर कैमरास के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगी है। सो अगर मान लो कहीं कुछ मिस हैपनिंग हुई है या आग लगी है, ऐसी कोई चीज होती है तो वो अलर्ट अपने आप जनरेट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऑपरेटर को बैठ के देखना ही पड़ेगा कि ऐसा यार हो आग लग गई उस मॉनिटर में दिख रहा है, नहीं, आग के टाइम पे एक अलग से आपको हॉर्न और हूटर अलग से और बच जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पकड़ रही है कि किस तरीके का इवेंट हो रहा है। सेम वे जिस तरीके से आपने चंडीगढ़ में देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट जिस साइड में ट्रैफिक ज्यादा तो उस देर के लिए ज्यादा देर ग्रीन हो जाती है, तो वही सिस्टम यहाँ पे भी लगाया गया है कि जहाँ का ट्रैफिक ज्यादा है उस साइड के लिए ग्रीन ज्यादा हो जाएगा। और वहाँ डिगिंग फ्री रोड है, हाँ, 300 साल तक चलने वाले रोड है जिसको खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So, ये कैसे है? बिल्कुल, तो क्योंकि ये बिल्कुल स्क्रैच से शहर बनाया गया है तो गवर्नमेंट को पूरा टाइम मिला कि इसकी पूरी प्लानिंग करके किया जाए। तो जब हेल्को इसके प्लानिंग कर रही थी, AECOM को लेके जो एक US की कंपनी है उसको लेके इसका सिविक इंफ्रा तैयार किया गया। तो उसके आज जो रोड है जो मैं आपको 18 मीटर या 30 या 55 या 72 मीटर, उन सारे रोड्स के नीचे डक्ट बनाए गए हैं बड़े बड़े, जिनके नीचे से ही आपका सीवेज का भी पानी जा रहा है, फ्रेश वाटर भी जाएगा, आपका इंटरनेट भी जाएगा, गैस भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगी। तो मतलब किसी भी तरीके का आपको रोड को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब गवर्नमेंट की खुद की प्लानिंग ये है कि 300 साल तक भी इस रोड को खोदा ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी सबके लिए रास्ते बना गए हैं, सबके लिए डक्ट डाल दिए गए हैं, सेपरेट डक्ट डाल दिए गए हैं, तो देयर इज नो पॉइंट कि इनको डिग किया जाए। सो ये डिग फ्री सिटी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो मतलब भैया हमारे देश में एक ऐसी सिटी बन रही है जो कि दुबई सिंगापुर को मैच करेगी आने वाले, अगर हम बात करें 20-30 सालों में लेके। बट आज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। जैसे गुड़गांव में भी DLF ने 400-450 रुपए गज प्लॉट स्टार्टिंग में बेचे थे, आज 20 से 30-25 सालों में आज उसके रेट 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए गज के हो चुके हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही वहाँ पे हो रहा है, बस लोगों को पता नहीं है। और वो पहली बात, और दूसरा वहाँ पे रिस्क फ्री है, जैसे आप बता रहे हो, फिर प्रॉपर रजिस्ट्री वगैरह सारी चीजें हो सकती है। आप गवर्नमेंट पोर्टल पे भी चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत की बात है नहीं किसी तरीके की। और इन्वेस्टमेंट का जो साइज है वो सबसे बढ़िया है कि सिर्फ 10 लाख रुपए से स्टार्ट है। अगर हम दिल्ली NCR में पूरा देखें या सराउंडिंग के शहरों में भी, तो 10 लाख रुपए में कहीं कुछ भी नहीं मिलता, एक छोटे से छोटा शॉप भी नहीं मिलता आज के रेट में। बट इंडिया की सबसे पहली स्मार्ट सिटी में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि 10 लाख रुपए में आप 150 से 200 गज का प्लॉट ले सको। तो प्रोजेक्ट की ज्यादा, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं उनकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो कैसे करना है, कौन सा डेवलपर बेस्ट है, क्या इन्वेंट्री आपको मिल सकती है, उन सब के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो धौलेरा लिख के। और आप चाहते हो कि लोकेश भैया से आपकी मीटिंग हो जाए, आप इनसे मिलना भी चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप इनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा दूंगा। थैंक यू लोकेश सर, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा ये सेशन, आपने बहुत कुछ बताया। हमारे दिल्ली NCR के लोग आई होप जागरूक होंगे और धौलेरा में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। थैंक यू।